अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क की सूरत हाल, इमरान खान की हुकूमत आते ही सियासी मुआशी इंतशार बढ़ा है, इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, और जिस तरह उन्होंने कहा था मैं कशकोल तोड़ दूंगा, और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी वो गए कशकोल लेके गए। क्या ये थी पॉलिसी? वो कह रहे हैं मैंने अपने लिए नहीं, अवाम के लिए कशकोल लेके घूमा है। और दूसरी बात, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट नाकाम होने जा रही है, गवर्नमेंट गैर मकबूल हुई है, इलेक्शन बाय इलेक्शन आपके सामने, और दुनिया की सियासत, इंडिया के साथ ताल्लुकात, करतारपुर और सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है। और ये बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया है उस पर फखरिया बातें की जा रही हैं कि हमने उनको जवाब दिया है, हमने उनके साथ कन्फर्म किया है। और उसी के साथ एक दूसरी सूरत हाल जो मुल्क के अंदर है, मुआशी सूरत हाल, कोई बेहतर नजर नहीं आई। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए जो बहुत ही एक सीजन पॉलिटिशियन से इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको तमगा इम्तियाज मिला है, तमगा शुजात मिला है, यानी कि उनकी इतनी बड़ी शख्सियतें, बीबी साहिबा के वो साथ रहे और अभी सेनेटर हैं, और उनके पास चेयरमैन है कायमा कमेटी बाय सेनेट की, वो भी बराए दाखिला वो भी देख रहे हैं। मैं उनको वेलकम, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम। थैंक यू इम्तियाज साहब, आपको सलाम, सारे मेरे साथियों को, सुनने वालों को सलाम। और मैं ये समझता हूँ जिस अंदाज से आपने तमीद बांधी प्रोग्राम, तो आपने उसी पे सारा कर दिया। बहरहाल आप जो क्वेश्चन करेंगे यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन प्रीएम्बल देते हुए मैं ये जरूर अर्ज करूँगा कि किसी भी लीडर को, वो कोई भी हो, बड़े बड़े लंबे वादे नहीं करने चाहिए। आपने कशकोल की बात की, हाँ मेरा ख्याल कशकोल उन्होंने तोड़ा है, लेकिन कशकोल छोटा तोड़ के उन्होंने बड़ा कर लिया, तो वो बड़ा कशकोल लेके गए हैं, और जिस अंदाज से वो कशकोल इस्तेमाल हुआ उसका रिजल्ट कौम के सामने है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने इमरान खान साहब की इलेक्शन सिलेक्शन वट एवर यू कैन से वो हो चुकी थी, और मैंने कहा जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सबसे पहले इनके पास सेक्रेटरी फाइनेंस आएंगे और वो कहेंगे सर वी हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू गो टू दी IMF। तो ये कहेंगे नो। फिर 8-10 दिन बाद इनका जो भी एक फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो डार्लिंग मिनिस्टर आएगा, उन्होंने कहा जी नहीं जी इमरान साहब गुजारा नहीं है, तो फिर ही विल हैव टू से यस, उसका नाम है यस मिनिस्टर। तो यस मिनिस्टर को वो आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, उसमें मैंने ये पूरा नक्शा खींचा हुआ है जो आज का है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी का, हमारी जो पॉलिसी, हम तनकीद ज़रूर करेंगे, और बड़ी हम तनकीद इस अंदाज से करेंगे जिससे कौम की बेहतरी होती नजर आएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि इमरान की हुकूमत गिर जाए। जब तक ये चंद साल, ये चंद महीने नहीं लगाएंगे तो ये इनकी कैपेबिलिटी का कैसे पता चलेगा? आप इनको खुद गिरना देना चाहते हैं, खुद गिर जाए। मेरा है जो बंदा इस अंदाज से चलता है वो गिरता है। आपको याद होगा कि हमने मियां नवाज शरीफ को भी कहा था कि कन्फ्रंट इदारों के साथ न करें, उन्होंने किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। हम इनको ये कह रहे हैं कि इतने लंबे वादे ना करें, हमारी कौम किसी को नहीं बख्शती। 4 दिन खुश होती है, 5वें दिन जब उनको पता चल जाता है तो बड़ा बुरा धोबी गार्ड मारते हैं। तो कौम को धोबी गार्ड मारने से कोशिश करनी चाहिए इमरान खान को कि अभी भी वो वादे जो ये पूरे नहीं कर सकते वो न करें। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी जहाँ पे नेशनल प्रेस्टीज है उसको जरूर सामने रखें। आप देखिए इन्होंने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने अपने सेनेट में कहा कि वो खत पेश करें जो इन्होंने लिखा था ताकि काम को पता चल सके, नहीं दिया, तो रोक दिया गया। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी करतारपुर वाला अच्छा वाकया, मतलब एक अच्छा इंसिडेंट हो जाने जा रहा है, एक अच्छा एक वो कहते हैं ना CBM हो रहा है, लेकिन CBM का हमें भी कितना फायदा होगा। आपने, मैं समझता हूं, कल भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मेरी अपने सिख भाई जो हैं उन्होंने वास्ते बहुत अच्छा और होना भी चाहिए सी। बॉर्डर साथ है, आ जान वेख के सलाम करके टूट जान। मैं तो ये भी किया कि मैं ये जो लफ्ज ने मैं अपने सरदार भाइयों वास्ते बोल रहा हूँ क्योंकि अज क्योंकि इनॉग्रेशन हो रही उत्थे, कि मैं क्या उत्थे होटल भी बना दिओ, उन्होंने पसंद का खाना भी लवा दिओ ताकि साढ़े कटसी की कोई किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। बट हैविंग सेड सो, what they have done, I mean, our government has invited the Foreign Minister of India
and their other ministers, they have regretted to come. किसको भेजा? संधू साहब को। वो तो क्रिकेट के साथी हैं भाई, इमरान खान साहब के। अच्छा उनकी मीटिंग हो जाएगी, रीयूनियन हो जाएगी, बट वेयर इज द पॉलिटिक्स, वेयर इज द डिप्लोमेसी, वेयर इज द रिलेशनशिप बिल्डिंग? आप संधू साहब प्यार से मिलेंगे सबको, अपना प्रोग्राम भी अच्छा चला लेंगे जाके। और मेरा ख्याल जब उनके खिलाफ अटैक हुआ था सबसे पहले मैं उनकी फेवर में बोला था, और मैं ओपन बोला इंटरनेशनल मीडिया पे भी, लोकल मीडिया पे भी। मैं कहूँगा संधू साहब जैसे लोग बड़े अच्छे हैं, वो एक बुनियाद तो रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फैसला करने वाले वो डिसीजन मेकर्स हैं। और डिसीजन मेकर इस वक्त मोदी है, मोदी की फॉरेन मिनिस्टर, उसका इंटीरियर मिनिस्टर, और उनसे हम क्या तो कर सकते हैं? इम्तियाज मीर साहब, वो चीज़ अगर आप देखें तो अगर आप पूरी चीज़ को गौर से एनालाइज करें, वो तो है ही हमारे दुश्मन। जो मोदी क्लेम करता है कि मैंने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ दिया, ईस्ट पाकिस्तान की तो इशारा कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक हम वाया सिखाएंगे, अब नहीं वाया बलूचिस्तान सिखाएंगे। तो आई आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक, कि मोदी साहब सर्जिकल स्ट्राइक करने से तो आप हम ना करने देंगे, हम ठीक ठाक, हमारे पास पावर भी है, काउंटरिंग टूल्स भी हैं, विद अथॉरिटी कह सकता हूं। लेकिन जो आपने एक बात की थी मिस्टर मोदी कि हम पाकिस्तान को वाया बलूचिस्तान सबक सिखाएंगे, तो मैं समझता हूं ये चाइना कि काउंसलेट पे जो अटैक हुआ BLA वालों का, इन सब के पीछे आपका हाथ है। और मैं प्रूव करूंगा कि आपका हाथ है। और एक उसका बड़ा अवेलेबल प्रूफ आपके यादों हैं मंकी एजेंट जो कि पकड़े गए, और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब के आ रहे हैं इलेक्शन, और मोदी साहब हमेशा इलेक्शन जब जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करके जीतते हैं। तो आप देखिए उन्होंने कि ये कार्रवाई कराई। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप गौर से देखें कि हंगू में जो वाकया हुआ, हमने 33 लोग शहीद हुए हमारे, वो वाकया और ये वाकया, इस सब की कड़ियां मिलती हैं। क्योंकि जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस है और जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनका बहुत नेक्सस है, क्लोज नेक्सस है। और उस नेक्सस को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड एजेंसियां भी अब कह रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज वाला जो करतारपुर वाला बहुत अच्छा हो रहा है, तो मुबारकबाद देता हूँ अपनी हुकूमत को। कम से कम इन्होंने तो इनिशिएटिव लिया एट द हाईएस्ट लेवल। इवन इमरान खान भी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आर्मी चीफ भी गए हैं। हमारी तरफ से कर्टसी है और उनकी तरफ से डिसकर्टसी है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं, हमारी कैबिनेट पूरी जा रही है। उधर से कौन आ रहे हैं जनाब? संधू साहब, ए क्रिकेटर, ए प्लेयर। वेयर आर द मेन प्लेयर्स? वेयर आर द पॉलिटिशियंस हु आर द रियल प्लेयर्स? Therefore, I condemn this attitude of India for not attending, for not accepting the invitation of the people of Pakistan, the invitation of the government of Pakistan. This shows their anti-mindset against Pakistan, not only against Pakistan, बल्कि वो सिखों को जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो भी उनको निभा रही है। तो मैं ये जरूर करूंगा, ये जितनी भी सिख हमारे बहन भाई हैं उनको कहूंगा कि देखें पाकिस्तान ने आपके लिए रवैया देखें, आपकी हुकूमत का रवैया देखें कि आपके मजहबी त्यौहार को बेहतर करने के लिए, आपकी फेथ को स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा है। और उधर से हमारे जो मोदी साहब क्या कर रहे हैं, मोदी साहब तो ये भी कहते फिरते हैं, उनकी जो RSS है ये भी कहती फिरती है कि हम तो सिवाय हिंदू के अलावा किसी को रहने नहीं देंगे। उसमें सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और मुसलमान भी हैं। मुझे एक बात अच्छी लगी, 3 दिन पहले मैं सुन रहा था राहुल गांधी को, और उसने बड़ी तफसील से इस हुकूमत का सही ऑपरेशन किया है। और उसने कहा है कि जितनी महंगाई इनके वक्त में बढ़ी है, जितनी सिक्योरिटी के खदशात हुए हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि RSS को, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको हर जगह घिसा दिया। अब वो अपना इलेक्शन, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी फॉरेन पॉलिसी RSS से चलाते हैं। तो जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगी, सर 3-4 चीजें सर आपने जबरदस्त कही हैं। एक तो आप गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, तभी ये मिले हैं नून लीग। और ये देखें, मैं उनको याद दिलाऊंगा जब वो कंटेनर पे आए थे, हमारे दोस्त डॉक्टर तारिक काजी साथ थे, जो हालात और वाक़यात पैदा हुए थे उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट की विजिट जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। और उस वक्त सब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कोई कम से कम 1 किलोमीटर पीछे चले जाएं। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था, और उस चीज़ को जिससे रिजॉल्व किया, और जिसे मैं बना था, जिरगे का चीफ बना था सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, मुझे पता है वो कैसे मामला रिजॉल्व हुआ था। तो मैं फिर यही कहूँगा
इमरान खान साहब टिट फॉर टैट। अगर आज हम ये तैयार कर लें कि हमने मुल्क को, कौम को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाना है, विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या मुल्क सर आइन पे चल रहा है, इदारे क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं? देखिए, क्रॉस द बोर्ड होता तो फिर कुछ अंदर ना होते, कुछ बाहर ना होते। तो बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आप कोई भी चीज़ इवन हैंडेडली नहीं करेंगे, अब जो हमारा मिसाल के तौर पे जो मिनिस्टर पुराने हैं वो अभी तक जेल में पड़े हैं, उनके रेफरेंस है। अब बहुत से जो अभी जिनके खिलाफ अभी रेफरेंस चल रहे हैं, ये होने वाले हैं, वो पीटीआई से हैं, उनके साथ सलूक देख लें। तो मैं ये समझूँ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इट ऑलवेज ब्रिंग्स हीट। तो लिहाजा मेरी ये एक तजवीज़ भी है और मैं इस पर खुद थोड़ा अमल भी करूँगा कि हमारे जो अकाउंटेबिलिटीज़ के लॉज हैं दे रियली नीड रिवीजन, आप प्रॉपर रिविजन। जब हमने बसीयत पॉलिटिकल पार्टी में, उसका तो इंटीरियर मिनिस्टर था, हमने सब ने मिलकर कहा कि ऐसा अकाउंटेबिलिटी ला लाएं जो एक्सेप्टेबल हो, जिसके अंदर बिल्टन ऐसे प्रोसीजर्स हों कि किसी को वो विक्टिमाइजेशन होती नजर ना आए, बल्कि वो अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर आए। उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने रिग्रेट कर दिया हमारी बात। ये सियासी जमातों की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की नाकामी है, नेब को खत्म नहीं कर सके, रिफॉर्म्स नहीं कर, सीओडी दो नहीं। देखिए, हमने कभी भी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि नैब को खत्म कर दे, हमने रिफॉर्म्स की बात की है। जिन लोगों ने कहा नैब को खत्म कर दे, नैब जाएगा तो कोई और इदारा आ जाएगा, हम ये चाहते हैं कि जो अवेलेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए आप इसमें रीविजिट करें। और मुझे लग रहा है, और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम पिछली हुकूमतों की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, करें जरूर, लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ सोचते नहीं। होता ही है कि वो सारा रिकॉर्ड पाइल अप होता रहता है, अगले आने वाली हुकूमत कोई भी होगी, जिसकी भी होगी, पर इनकी अकाउंटेबिलिटी कर रही होगी। तो क्यों ना अकाउंटेबिलिटी का अमल इस हुकूमत से शुरू करके पीछे की तरफ जाएं, ताकि जो रिफॉर्म्स इमीडिएटली या जिसका आप रिजल्ट चाहते हैं वो तो मिल जाएगा। आपको याद होगा क्या बहुत सी बातें हुई कि जी एक्शन होगा और जो लोगों के पैसे हम वापस लाएंगे, लेकिन किसी ने ब्रीफ नहीं किया हुकूमत को कि आज अगर कोई केस आप प्रूव कर दें कि कोर्ट ने फैसला कर लिया कि ये इलीगल पैसा था, ये इस तरह गया है, उसको लाने के लिए 5 साल लगेंगे आपको, इसलिए कि आप दूसरे मुल्क में भी जाके यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, वो वहां डिफेंड करेगा अपने आप को जरूर। तो लिहाजा मैं समझता हूं क्योंकि इसका मंबा, जो तरीकाकार है, जो यहां से जाता है, वो ठेके, वो सारी चीजें, उनको एक अच्छे लीगल कानूनी तरीके से इस तरह एम्बेड में ले आए कि किसी को जरूरत ना हो कि उसमें वायलेशन करे। सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड एजेंडा लेके आई होगी जिन्होंने सिलेक्ट किया है। देखिए, आप इशारा कर रहे हैं किसी इदारे की तरफ, क्योंकि मैं खुद भी हेड रहा हूं उस एलिजेड धांधली का, जो कि पिछले इलेक्शंस की बात हुई। मैंने उसको बड़ा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया और हमारे साथ 18 और सेनेटर थे। हमने वो इरेगुलरिटी तो सारी की सारी पब्लिक कर दी, जिसमें आरएमएस था, आरटीएस था, उसका जो नादरा का सिस्टम बंद हुआ, बल्कि जिस ऑर्डर के तहत वो तो मैंने हाउस में वॉइस भी प्रोड्यूस कर दी और बिल्कुल खुल के हम सामने आए। बट देखना ये कि पार्टीज कितना आगे आती हैं। अब जब ये मैं कर रहा था, 4th स्टेज पे आया तो पता चला कि अब पार्लियामेंट्री कमीशन बनेगा, तो लिहाजा मैंने रोक दिया। फिर मैंने कहा जी पार्लियामेंट कमेटी बनेगी, पार्लियामेंट कमेटी बनी, मुझे भी मेंबर बनाया। अब मैं जब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टीआर तो मैंने बना के दे दिए और मैंने मीटिंग में दिए, फिर मैं लिख के भी भेजा जो भी उसके कोऑर्डिनेटर बने हैं, लेकिन मुझे परसों ये पढ़ के अफसोस हुआ कि तो कानून की एक सेक्शन 259 उसके तहत तो आगे नहीं जा सकते। तो भाई नहीं जा सकते, पहले नहीं आपने एग्जामिन किया था, व्हाई डिड यू मेक दिस? तो मैं समझता हूँ, जो मौजरत के साथ सबसे कहूँगा कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ही बनानी थी तो पार्लियामेंट्री कमेटी तो सेनेट में बनी, सेनेट इन्वेस्टिगेट कर रही थी, स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर ने भी किया, तो चलो ठीक है जी, नेशनल असेंबली खुद करना चाहती है कर ले। लेकिन जब सेनेटर भी होंगे, एमएनए भी होंगे, तो उसको पार्लियामेंट्री कमीशन में सूरत में लाया जाता तो क्या ही बेहतर होता। तो मुझे वो आगे चीज़ बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और
जिस धांधली की आपने बात की है वो उसी वक्त सामने आएगी, जो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है 15 पॉइंट का, जिसमें मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि भाई आप बताओ कि आपके जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट थी उनको किन्होंने निकाला, कितने बजे निकाला। फिर मैंने कहा कि वो रिजल्ट जो कि रोकेगे कैसे रोकेगे, कितने दिनों के बाद आप कोई ग्लेरिंग वाकया जिसमें आपको धांधली नजर आ रही हो उसको धांधली को सामने लाए हमारे। लेकिन एक पार्टी ने जवाब दिया लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंटिव प्रूफ नहीं दिया। तो एक हमारा ये भी होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज कहते हैं तो उसको प्रूव भी कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज कर दूं एक कि मैं उस वक्त तक जब तक मैं इसको इन्वेस्टिगेशन न कर लूं एज ए मेंबर इवन, अब मैं इसको धांधली नहीं कहूंगा, इरेगुलरिटी कहूंगा। धांधली उसको साबित होगी जब सारी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएंगी और प्रूफ लेके सामने आएंगी। सर ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद मोहतरम जनाब रहमान मलिक साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ हैं। वेलकम बैक। शेख साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नवाज शरीफ खामोश है, उनकी बेटी खामोश है, हिकमत अमली है, डर है, डील हो गई। देखिए, जब कोई बंदा खामोश होता है उस खामोशी को वो खुद ही तोड़ता है और उस खामोशी के मतलब खुद ही बताता है। शायद अगर ये खामोशी पनामा से ये पहले कर लेते तो शायद यहां तक ना पहुंचते, यानी कि हुकूमत बच जाती। शायद मियां साहब समझदार हैं, इज ए पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन है, शायद उनको ये रियलाइज हो गया हो कि खामोशी जो कि इस्लाम भी कहता है कि चुप रहने में बड़ी ही आफियत होती है, तो शायद उन्होंने आज वो इस्लाम का वो मुहावरा या वो टीचिंग जो है उस पर अमल शुरू कर दिया। सियासत और नुकसान होगा, फायदा होगा, रिलीफ मिलेगा, निकल जाएंगे। देखिए, सियासत जो होती है डे टू डे फेयर होता है, जो आप आज को अच्छा लग रहा है कल को शायद वो बुरा हो। तो लिहाजा मैं इतनी सीवियर किस्म की प्रेडिक्शन नहीं दूंगा कि खामोशी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी या खामोशी उनके लिए बेहतरी हो जाएगी। लेकिन एक पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से और इंटरपोल के साथ और वर्ल्ड एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट करती हैं उनके साथ काफ़ी देर काम करने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि जब कोई केस बन जाता है, कोई FIR चल जाती है, FIR का सफ़र बड़ा लंबा होता है। तो कभी किसी स्टेशन पे वो आपको रश करा देती है, कभी दौड़ा देती है गाड़ी पे, और कभी उस मंजिल तक ले जाती है जिस मंजिल में कोर्ट के फैसले पर मजबूर हो जाता है कि इस FIR को क्या ख़त्म करना है जो या FIR आगे चलेगी। जो अभी तक केस मैं देख रहा हूँ मुझे ये केस खत्म होते हुए नजर नहीं आया। यानी कि आपको बचते हुए नवाज शरीफ, मैं ये बचने का लफ्ज मैंने नहीं इस्तेमाल किया, मैंने कहा मुझे FIR खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ, अल्लाह करे उनके वकील अच्छे हों, उनके पास एविडेंस हो, लेकिन क्वेश्चन यह है कि एक सीजन होता है केसेस बनाने का या बनने का। आजकल चल रहा है केस या वक्त वो है केसेस बनने का, केसेस आगे चलने का। ये हवा चली हुई है, देखते हैं कहां तक जाती है। ये मुश्किल दिन आसिफ जरदारी साहब के ऊपर भी आया है। देखें, एक चीज तो मैं बता दूंगा आपको कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो लाइफ है वो आपके सामने है। उनके खिलाफ पहले भी इल्जाम लगते रहे और फिर वो एग्जोनरेट भी होते रहे। अब क्योंकि वो एक ही पॉलिटिशियन है सामने जो उनके अपोनेंट देख रहे हैं कि ये शतरंज का खेल, सियासी खेल बेहतर खेल सकते हैं, तो उनको जो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, मैं आपको एक चीज लिख के दे देता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब किसी भी सूरत में प्रेशराइज नहीं होंगे। अब आ गई आप किन केसेस की बात, आप मुझे 3 महीने के बाद फिर इंटरव्यू कीजिएगा इसके ऊपर, मैं बताऊंगा किसी को किसी झूठे काउंट के साथ या फेक काउंट जो कि एलिज्ड फेक काउंट है कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सर ये लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये ज़िग-ज़ैग चलेगा और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी साहब को आप देखेंगे कि वो उसी तरह ही बिल्कुल एग्जोनरेट होंगे जिस तरह आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब को और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 3 जजों ने कन्विक्ट किया था। बड़ा क्लियर उस टेप स्कैंडल में था कि वे गिव हर अ मैक्सिमम डोज। कौन कर रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो क्या हुआ? डोज तो उन्होंने दे दी, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से जब डोज बदली तो बम की सूरत में उन्हीं 3-4 लोगों में पड़ी और वो एग्जोनरेट भी बड़े खूबसूरत अंदाज से हुए। आप इस चीज का और इस चीज का इंजाम है वो सामने रखते हुए जो कुछ भी कर रहा है वो देख लें। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान की सियासत में जब तक ड्रावे का और एक स्पेशल
लाइन लेके चलने वाले लोग चलेंगे सियासत को, तो अभी मेरा हाल अवाम भी बड़ी समझदार हो गई है। मैं समझता हूं कि अगर मैं इमरान खान का एडवाइजर होता तो मुझे ये कहता कि तवज्जो दें आप ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ, अवाम की मसाइल की तरफ। जो भी हुकूमत, लिख के रख लीजिएगा ये वक्त भी, जो हुकूमत भी अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में उलझी है उसका टाइम कम हो जाता है। सर ये दूसरी काफ लीग है, इट्स अ कैंसर फॉर ये दूसरी काफ लीग है, माहौल बना के दिया गया है इदारों के पीछे, यही इमरान खान है। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा, लेकिन हालात और वाकया जो सामने आ रहे हैं। जो मुलाकात हुई जी, जो चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी, देखिए जी बात सुने कि चेयरमैन नैब अगर आप हकीकी तौर पे देखें तो वो ही रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट थ्रू लॉ मिनिस्ट्री। उसकी अपॉइंटमेंट भी इवन नायब चेयरमैन की होती है या डिप्टी चेयरमैन की होती है, वो भी हुकूमत पाकिस्तान करती है। तो अगर हम ये समझें कि जो नैब के ऊपर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, तो वो नहीं है। लिहाजा इसी चीज़ पे मैं आपको एक प्रपोज कर दूं कि जो कि मैंने नेशनल असेंबली में भी उस वक्त किया था एज ए मिनिस्टर, और आज भी मैं कर रहा हूँ बसीयत सेनेटर, कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनके सरबराह जो हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो लेके आएँ पार्लियामेंट में, जॉइंट सेशन में 2-3 नाम लेके आएँ, बहस करवाएं, वोटिंग करवाएं उसके ऊपर। और जो भी अफसर या जो भी कोई शख्सियत को नैब के लिए या किसी इदारे के लिए, जैसे कि अमेरिका में होता है, कांग्रेस उसको वेट करती है, अगर वो हो जाए तो ना उसको डर होगा निकालने का किसी को, और ना मेरा या आपका हक बनेगा उस पर। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो बना रही है, ये गलत चीज है। जी, मैं इससे जाती तौर पे मुतफिक नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो मैं उसको नेगेट नहीं कर सकता, लेकिन इसको इम्प्रूव करते हुए मैं ये कहूंगा कि ये पूरे हाउस को ये इख्तियार देना चाहिए कि वो ऐसे इदारों के सरबराह वो खुद जो हैं वो। आसिफ जरदारी साहब को साजिश नजर आ रही, कौन साजिश कर रहा है, मकसद क्या है? आसिफ जरदारी को सियासत से बाहर करना, पीपल्स पार्टी से बाहर करना, फरियाल टालपुर साहिबा को? देखिए, अगर कोई मैदान में गेम हो रही है और अगर किसी को क्रिपल कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और ख़ास तौर पे मेरा एक गिला होता है साहब से, एक है सर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस, उससे पहले है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी है। इंक्वायरी जो होती है वो कोई कन्विक्शन नहीं होती। रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR कभी भी कन्विक्शन नहीं होती। मैं इसीलिए अपनी हाउस में लेके आया था एक मोशन कि जब तक केस का फैसला ना हो किसी किस्म की मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। इसी बात को सामने रखते हुए मैंने वो जब मोशन मूव किया, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो चेयरमैन इंफॉर्मेशन कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, और उसमें मैंने अपनी तजावीज़ भी दी हैं कि ये तो आप किसी को ECL पे डालते हैं, वो भी कन्विक्शन होती है, वो अखबारों में फ्रंट लाइन लगती है, और जब कभी कोई इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा गलत या सही होता है, वो पब्लिक होता है, तो बंदे को रगड़ा लगा देते हैं, बंदे की बदनामी कर देते हैं आप। मुझे ये बताएं कि 11.5 साल जो आसिफ अली जरदारी जेल में रहे फेक केसेस में, उसकी जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए? क्या हुकूमत ने खुद मूव किया कि उन लोगों ने जो जाली केसेस बनाए थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जब हमारे यहाँ ये कोई रीति नहीं है, तो आप क्या वही 11.5 साल का दौर आसिफ अली जरदारी साहब पे रिपीट करना चाहते हैं? सर, जो 11 साल उन्होंने जेल में काटे, जो 11 साल उन्होंने तकलीफ में काटे, उसी हुकूमत के साथ, नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ आपने COD भी किया। मीर साहब देखें, मैं उस COD का हिस्सा था, लंदन में हुई है, और मेरी पहली मुलाकात इसहाक डार साहब के साथ हुई, और उसके बाद वो मुलाकातों का सिलसिला चला, और COD का बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक पेज पे आ जाएं और किसी की टांगें खींचना छोड़ दें, और एक ऐसा सिस्टम हम इवॉल्व कर लें जिससे जैसे महज़ब मुल्कों में डेमोक्रेसी चलती है वैसे चले। उसमें एक शिक यह भी थी कि एक रिकन्सिलिएशन एंड ट्रुथ कमीशन बनेगा, लेकिन नहीं बना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने परसों अपनी मीटिंग में पूरे सेनेटर्स के जो हमारी मुझे उन्होंने ऑथोराइज कर दिया कि आप इसको मोशन लेके चलें। मैं वो मोशन ला रहा हूँ नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, और ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम सज़ा देना चाहते हैं किसी को, लेकिन जो गलतियाँ हमसे हुई, मिसाल के तौर पे 1952 में हमने जो सबसे पहले अपना कर्जा लिया बाहर का, उसके बाद ऐसी लत पड़ गई कि आज $200 बिलियन के नीचे हम घुसे हुए हैं और निकलने बड़ा मुश्किल है, निकल ही नहीं सकते, इतने मुश्किलात में हैं।
जिस मुल्क के ऊपर ट्रिलियन ऑफ डॉलर हो जाए, तो क्या ये हक नहीं बनता कौम को जानने का कि भाई जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडरशिप थी या ब्यूरोक्रेसी थी जो उनका काम था, तो उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं? तो जो जिम्मेदार हैं कम से कम तयन करके पब्लिक तो हो जाए कि कौन कौन इनकॉम्पिटेंट था और किस किस ने इसमें से फायदे उठाए। तो नॉट फॉर एक्शन बट फॉर करेक्टिव मेजर्स। वो करेक्टिव मेजर्स के लिए रिकंसिलिएशन ट्रुथ कमीशन बहुत जरूरी। सर दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कह रहे थे कि हमने कहा कि मैंडेट की रेस्पेक्ट की जाए। आपने कहा 2006 में बीबी साहिबा, नवाज शरीफ साहब ये बैठे, बाद में मेमोगेट भी होता है, उसमें कोट पहन के जो है ना मियां साहब आपने गवर्नर राज भी लगाया पंजाब के अंदर। आज मैं बता दूं ये गवर्नर राज हमने नहीं लगाया था। मैं खास तौर पे अपनी अवाम की इतला क्लियर कर दूं कि जब ये फैसला हुआ था ना ये आसिफ अली जरदारी साहब को पता था, ना ये प्राइम मिनिस्टर को पता था, और ना ही उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ आसिफ अली जरदारी साहब कुछ चाइना में थे। मैं उनको फोन किया था, ये हुआ कि चेक इट कैसे हुआ। उस वक़्त गालिबन उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब जो थे उनको कहाँ से डायरेक्शन आई, कैसे किया, उन्होंने इनको डिसॉल्व कर दिया। और उसमें जब मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया हूँ, आसिफ जरदारी साहब बाद में पहुंचे हैं, उनको भी नहीं पता था और वो ये समझे मैंने करवाया या जरदारी साहब ने करवाया। हमने क्लैरिटी दी और क्लैरिटी के बाद आप देखा हमने रीड स्टेट भी कराया। मैं ये अर्ज करूं ये कभी कभी सोची समझी स्कीमें होती हैं, अब बात निकली तो बहुत दूर जाएगी। आज भी सियासतदान किसी का उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब ने विद इन लिटिल पीरियड हमें घर भेजने का फैसला कर लिया था। यहीं गवर्नर हाउस में बैठ के एक ड्राफ्ट बना था और जो कि अनाउंस होना था, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस वक्त पे जो आई थी वी टुक एक्शन और जो भी कंसर्न को लोग थे मैंने खुद कहा भाई अगर तुम ये करोगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये है। तो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का हमें उन्होंने मौका नहीं दिया और फिर हम अपने हिसाब से चलते रहे। सर वेल कनेक्टेड है। मैं वही बात आ रहा हूं कि अगर अपने सारे जितने भी पॉलिटिशियन है ये देख लें कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छोड़ना, और अनफॉर्चुनेटली कुछ भी होता है हम अपनी फौज का नाम लगा देते हैं। मैं यकीन करें बहुत सी चीजें इन्वेस्टिगेट की हैं, उसमें कहीं फौज नहीं आती है, लेकिन वो एक जेनरिक नाम होता है। तो फॉर गॉड से वो भी हमारे इदारे हैं, वो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको बदनाम ना करें। अगर आपकी चीज है तो है इखलाक की जरूरत आओ सामने भाई। आप कहते हो धांधली हुई, आप दारों का नाम लेते हो, तो जब इदारे कहते हैं कि हम नहीं मौजूद, वो अपनी सफाई देते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं सामने आती? यही सियासतदान कहते हैं इमरान खान की हुकूमत नहीं है, किसी और कुव्वत की हुकूमत है। बहरहाल वो इमरान खान इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वही चला रहे हैं। वो कैसे अपने आप को चलाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसका जवाब सिर्फ इमरान। सर नून लीग बार बार करे आसिफ जरदारी साहब की मजबूरी है, उस टाइम आप चाह रहे थे, आज आप चाह रहे हैं कि हम मिलके। हम तो किसी के टिट फॉर टैट नहीं करते, तो हम तो नहीं कह रहे कि मियां साहब आपकी मजबूरी आप चुप हो गए। हम तो आज भी बात कर रहे हैं। मेरा जिस अंदाज से बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर निकला है, इतने प्रेशर के बावजूद भी गिलगित से लेके हर जगह जिस अंदाज से वो चले हैं, आज मैं एक आपको प्रेडिक्शन कर दूं, योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज इंशाल्लाह यू विल फाइंड बिलावल भुट्टो जरदारी। सर कहते हैं हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर वो होता है वोट तो अवाम से लेता है, लेकिन पावर जो वाशिंगटन डीसी से और एक चीज मैं ये भी कर दूं आपको, आज वाज़ेह कर दूं, मैं इस अपने मुल्क की, प्यारे मुल्क की सियासत से भी बसता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी से भी रहा हूँ, इंटेलिजेंस नेटवर्क से भी रहा हूँ और इन्वेस्टिगेटिव नेटवर्क से भी रह रहा हूँ। एक चीज़ मैं ये बता दूँ, जो क्रेडिट इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को जाता है, अब अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अमेरिका हैज बीन टोटली एक्चुअली एरेडिकेटेड फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ पाकिस्तानी गवर्नर्स। और जो भी कोई लीडर किसी पार्टी का भी ये कहते हैं अपनी लीडरशिप को कि मैं अमेरिका को मिला के आपको हुकूमत दिला दूंगा, वो उनको धोखा दे रहा है। इसलिए कि अमेरिका के अपने मिसाइल बहुत हो गए हैं और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो अभी तक मुल्लर साहब लगे हुए हैं ना, वो बड़ी सख्त तरह से जुड़े हुए हैं। और आज मैं पाकिस्तान की सियासत को और अमेरिका की सियासत को तकरीबन सेम समझता हूँ। वहाँ भी वो सुप्रीम कोर्ट के साथ बड़े हुए हैं, यहाँ भी हमारा कोई ना कोई फटा चल रहा होता है, वो भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से लड़ रहे होते हैं। तो हमारी सियासत जो है वो अब तकरीबन थोड़ी सी अमेरिकन होगी, या अमेरिका इन्फेक्टेड हो गया हमसे, जो हम पहले कहीं से इन्फेक्टेड हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि आपने मेरा ट्वीट भी देखा होगा, मैंने हमेशा यही कहा है डोनाल्ड ट्रंप को, प्लीज डू नॉट सेव इस्लामिक टेररिज्म, फाइट टेररिज्म विद द मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट अगेंस्ट देम। सर ब्रेक का टाइम हो गया है। इमरान खान जो आए हैं हुकूमत में,
अवामी मैंडेट के साथ आए या एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ? ये ब्रेक के बाद, आप- ब्रेक के बाद रहमान मलिक साहब सीनियर सियासतदान मेरे साथ। सर, इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, कोई एक इदारा नहीं बना के गए। पीआईए को बेहतर नहीं किया, रेलवे को बेहतर नहीं किया, सबसे बड़ी बात को यह है बेहतर, कि एक इदारा नहीं बना के गए। इंटीरियर मिनिस्टर का काम होता है, जरदारी साहब FIA के करीब होता है। है। जरदारी साहब ने बहुत कोशिश की, और अब मैं थोड़ा याद लाया तो शायद फिर लोग परेशान होंगे। हमें तो रोज वहाँ पे कोर्ट नंबर 1 जो होता था उसमें खड़ा किया होता था। हमारे रेंटल वैल्यूज का हमने बेहतर करने की कोशिश की, हमने स्टील मिल को बेहतर करने की कोशिश की तो हमें कंटेम्प्ट हो गई। हम कोई भी काम करते थे तो हमें कंटेम्प्ट मिल जाती थी। तो हमें तो जिस अंदाज से एक रिटार्डिंग किस्म की जो एक चीज़ चली, यानी एक्सेलरेट नहीं होने दिया जाता था, वो भी आपके सामने है। मुझे बता दें, सारे वो केसेस, वो सारी हमारी डेवलपमेंट कहाँ कहाँ में नहीं रोका गया। अब आसिफ अली जरदारी साहब तो एक पॉलिसी दे सकते हैं हुकूमत को चलाने के लिए, लेकिन अगर कोई खड़ा हो जाए नहीं हो सकता, और वो भी एक कानून का एक शिक लेके खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर अगर आज भी आप देखें, वो भट्टो साहब से देख लें, बीबी का देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब का टाइम देख लें, तो आज भी लोग याद करें। सर, ईमानदार आज भी लोग याद करेंगे। पार्लियामेंट आज भी कमजोर है, इदारे मजबूत हैं, ऊपर हैं, हावी हैं, इसलिए कि पार्लियामेंट अपना जो रोल है शायद नहीं जानती, नंबर 1, और शायद वो डर का वो असर वो वही है, या हम पार्लियामेंटेरियन इनकॉम्पिटेंट हैं। इनकॉम्पिटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हर पार्लियामेंटेरियन ये सोच ले कि जब मैंने सेनेट में या नेशनल असेंबली बैठना है तो मैंने वैसे ही काम करना है जैसे घर से स्कूल के वक्त होमवर्क मिलता था लेके जाता था। मुझे बताएं कितनी रजिस्ट्रेशन होती है? मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरी इंटीरियर कमेटी है, आप उसकी सारी कारकर्दगी देख लें। मैंने परसों भी एक मीटिंग की है और जिस पे मैंने फॉरेन पॉलिसी से लेके जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो इवन चाइना काउंसलेट में जो अटैक हुआ उससे लेके हर चीज़ को मैं सामने लेके आता हूँ, और जितने भी आज तक मैंने स्लो मोटर लिए हैं वो पूरे के पूरे मंजिल तक लेके गया हूँ। तो मैं ये समझता हूँ अगर सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ सही तरीके से काम करें तो दे आर लाइक शैडो सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, और वो उस वक्त होती है जब आप उसको थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सीखें, और आप ये देखें कि पार्लियामेंट का जब सुपरविजनरी रोल है तो हर एक को बुला सकता है। आप बुलाएं ना कंसर्न बंदे को, अगर जवाब नहीं देता सर स्टैंडिंग कमेटीज ही नहीं बनी सर, तो वो तो लड़ाई, वो आप वाली पहली बात के मुतफिक ही नहीं हो रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि इस वजह से ये जो इन्वेस्टिगेशन है पार्लियामेंट्री कमेटी की, इलेक्शन में जो धांधली की सूरत बनाई है वो भी डिले होगी, और ये चलता रहेगा, और ये कारवां इस तरह चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, रींगते रींगते, जैसे आसिफ जरदारी साहब ने कहा हुकूमत चलती नहीं नजर आ रही। तो क्या गिराएंगे हुकूमत आप? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि हम नहीं गिराएंगे। अगर No अगर कोई confidence बंदा motion तो है। अगर कोई बंदा लंगड़ा हो जाए, उसके पैर में कांटे बहुत सारे हो जाएं, तो वो बैठ जाता है ना, तो जब वो बैठ जाता है तो पहले इलाज करता है, उस बैठने का टाइम कितना ये भी तो देखना है। ठीक है सर, कुर्सी के काफी कंप्रोमाइज करना पड़ता है इक्तिदार के लिए, काफी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मैंने मुफाहमत करके मैंने पार्टी को नुकसान दिया, लेकिन मुल्क को फायदा हुआ। आपको दुख होता है? नहीं सर, उन्होंने बात जो देखी है वक्त के मुताबिक होती है। जब हमारी हुकूमत चल रही थी, एमकेएम का हमारा साथ था और उसको वक्त की जरूरत थी, मैं मीडिएशन प्ले कर रहा था। मैं कैसा एक्सपीरियंस रहा एमकेएम से? देखिए काउंट ब्लैकमेलिंग वाली नहीं देखे नहीं, ये बात भी होती है। आप हर चीज अगर आप ब्लैकमेल हो जाते हैं तो फिर यू आर पार्टी टू इट। हम ब्लैकमेल नहीं कभी हुए, ना किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उनको मैंडेट अवाम ने दी, वो हमारे साथ आगे, हुकूमत हमने चलाई। मेरे 5 साल में एक भी गलत काम चीज बता दें जो हुई हो। सर कराची में 50 लोग मरते। नहीं जी, जो मरे थे वो तो पता नहीं किस किस वजह से मरे हैं। पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो भाई सर, पहले देख तो लो। दैश आज किसने नहीं, बनाई? आज नहीं तो हो भाई रहा है। दैश किसने बनाई? उस वक्त तालिबान किस जोर पे थे? अब उस टाइम को इसके साथ कंपेयर तो ना करो भाई। मैं तो ये 0 लेवल पे देख के आया था आपकी जितनी किलिंग थी यहाँ पे। फिर बाद में फिर जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी पुलिस की। सर देखिए रिपोर्ट तो गई थी। जिस मुल्क जिस शहर में इतनी बड़ी पब्लिक आ जाती है वहाँ क्राइम बढ़ जाता है। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग थे एमकेएम में ऐसे जो करते रहे, दूसरी पार्टियों में भी थी, एएनपी में भी थे, और वहाँ पे वो जो उज़ैर बलोच था वो भी था, कौन सा नहीं था, अमन कमेटी। तो मैं देखे ना, तो ये सबको हमने एक्शन लिया। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने एमकेएम के खिलाफ भी ऑपरेशन की, मैंने उज़ैर के खिलाफ भी की, मैंने एएनपी के खिलाफ की, और
तालिबान के खिलाफ पे जहां मुझे इंफॉर्मेशन मिलती थी मैंने की। मेरे पे कितने अटैक हुए, अल्लाह ने बचा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक कौमी फरीजा है और 3 चीजों पे हमारी पूरी आवाम को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे इदारों को किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सर, इनका नवाज शरीफ क्रेडिट क्यों लेता है? कराची को अमन मैंने दिया, आप कहते हैं कि आपने एमक्यूएम को बचाया। मैं ये समझता हूं इस वक्त मैं ना किसी को बचाया, मैंने काम किया और अपनी पार्टी के हिदायत पे किया। मेरी कोई किसी के साथ आसिफ जरदारी साहब की हिदायत पे। मैं जी बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ एक केला बंदा नहीं करता, हम सब बैठते हैं, कोर कमेटी में डिस्कस होता है, फिर जिसको नॉमिनेट होता है बंदा वो काम करने आगे निकलता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ क्रेडिट की बात कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मेरा क्रेडिट ये पूरी कौम का था नंबर 1, और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है आपके रेंजर्स को और आपकी आर्मी को जो यहाँ बैठ गया आगे। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको मिसाल के तौर पर पकड़ तलेगा पुलिस वाला, उसकी ट्रायल कैसे करेगा? बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। जब ट्रायल नहीं होगी, विटनेसेस नहीं आएंगे, तो उसका दिल और बढ़ेगा, आगे जाके 4 केस और करेगा जो आपके सामने है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम आर्मी को ये दे रहे थे पावर्स इन द आर्मी एक्ट के, वो ट्रायल करेंगे और उनको फांसी होगी या सजा के लिए, मुझे जनरल रहील साहब मिले, एक साइड पे ले गए मुझे, जिंदा पूछ लीजिए। उन्होंने कहा मलिक साहब इस वक्त सारी पार्टी को मुतफिक होती नजर नहीं आ रही है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा रोल अदा करें कि ये किसी तरह से ये शिकें आ जाए। मैंने रोल अदा किया और इनिशिएट किसने किया? आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। और कम से कम उनको अच्छे काम तो देखो भाई। आज जब एक टेररिस्ट को पता है कि मैं पकड़ा गया तो मुझे फांसी होनी है, तो वो नहीं करेगा। हमारे वक्तों में सिविलियन गवर्नमेंट को उसका पता था मेरी बेल हो जानी है और मार के सामने आता था, रेड हेडेड आता था, उसकी बेल हो जाती है। अब उसकी बेल नहीं होती, तो जो डिटरेंट होता है ना मीर साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर, ये पैरेलल एक चीज, आप एक जमहूरी आदमी है, पार्लियामेंट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, आपको पता था फौजी अदालतें इस तरह बने, अपनी अदालतें ये सजा। सर देखें, ये पूरी दुनिया में होता है कि जब इटली देख लें, मैक्सिको देख लें, आपका श्रीलंका देख लें, आप आयरलैंड देख लें, जब नॉर्मल कोर्ट फंक्शन करने बेबस हो जाते हैं, जब तो क्या करते हैं? या वो स्क्रीन के पीछे चलते हैं बैठ के फैसले करते हैं, या फिर इस तरह आ जाते हैं जो इंस्टीट्यूशन में हुआ। हमने दिया और लिमिटेड पीरियड के दिया, 3 साल के लिए दिया, 3 साल तक एक्सटेंड हुआ है। मुझे उसमें कोई कबाहत बता दें कि अगर एक टेररिस्ट किसी को मारता है और वो पकड़ा भी जाता है, वो कन्फेस भी करता है, प्रूफ भी उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो क्या उसको बेल देके घर भेज देंगे, जाओ तुम और करो? सर, राइट वे। सर, कोर्ट मजबूत होनी चाहिए ना। तो कोर्ट मजबूत कौन करेगा? मुझे कौन करेगा? कानून साजी कौन करेगा? सर देखो, मैं तो वही कह रहा ना, हम नाकाम हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं। अगर हम कोर्ट बढ़ाएंगे, कोर्ट की पावर देखेंगे, कोर्ट के प्रोसीजर चेंज करेंगे, आप आज केस कर दें तो माशाल्लाह आप एक लंबी दाढ़ी रखी होगी, आपका पोता कहेगा दादा जान आपने जो केस किया था मेरा अभी भी चल रहा है। तो जब ये हालात होंगे, हमारे प्रोसीजरल सिस्टम में खामियां होंगी, तो फिर ये होगा। सर, तासुर एक है आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी, क्या पार्टी रेजिस्ट करेगी? यार बात सुने, जब होगा पानी निकलेगा पुल से देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बिलावल साहब आप देखेंगे, बिलावल साहब जिस अंदाज से ऊपर आ रहे हैं, बहुत सी ऐसे भी उनके अपोनेंट है जिनको खतरात हैं, सियासी खतरात तो आते हैं। जिस खानदान से वो तल्लक रखते हैं, जिनके वालिद जो अपने नाना ने फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने सर नगू नहीं किया, वालदा आई, बड़ी बड़ी आफरें थी, वो पहुंच गई, वो भी अपनी कौम के लिए कुर्बान हुई। आसिफ जरदारी साहब वो एक बड़े दिल वाले भी हैं। देखो, मैंने बिलावल जरदारी साहब को बढ़ते हुए देखा है, उनकी ग्रूमिंग की देखी है। मैं ये समझता हूं कि जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ कहता है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस ऑफ। सर, सियासी कुवतों को तकलीफ है या पर्दे के पीछे जो कुवतें? पर्दे के पीछे हो सकता है। आपको मैं क्या कह सकता हूँ? मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा कि पर्दे के पीछे तो कोई भी हो क्या सकता करेंगे? है। पर्दे के पीछे कोई भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस। नहीं, मैं ये भी नहीं कहा, पर्दे के पीछे कोई भी हो सकता है, कोई फॉरेन एलिमेंट भी हो सकते हैं। वो आप जैसे दोस्त खूबसूरत जो सामने खड़े हैं, ये भी हो सकते हैं। सर, बीबी साहब को नहीं बचाया तो बिलावल साहब को किस तरह बचाएंगे? सर, बिलावल साहब को पार्टी बचाएगी, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और दूसरा, अवाम प्यार करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। क्या पार्टी बीबी साहबा को बचाने में नाकाम गई? नहीं, बचाने में जब वो तशरीफ खुद लाई, जब उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, जो सिक्योरिटी उनकी थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी सबका ये फैसला कि इनको सिक्योरिटी विड्रॉ की, जब सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली तो फिर उसको जिन्होंने पार्टी भी मजबूर हो गई, वो भी नहीं बचा। नहीं, पार्टी देखो ना, पार्टी के पास गन तो नहीं थी, कोई टैंक्स तो नहीं थे,
तो कैसे बचाती वो? तो आज कैसे करेंगे तो बिलावल? आज देखें, वो तो अभी मैं बात कर रहा हूं उनके केसेस की या उनको जो बुलाने की बात हो रही है, ही इज हेड ऑफ द पार्टी, वो गॉड सही, वो गॉड सही। सर बड़ी मेहरबानी, Thank you. बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और खुल के बात की मलक साहब ने और कहा कि पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट आज कमजोर है। इमरान खान की गवर्नमेंट 100 दिन 100 झूठ और 100 यू टर्न अपोजिशन करे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।